नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो पिछला जो मेरा वीडियो था उस वीडियो में मैं आपको बता रहा था संकलन अभिक्रिया। ये संकलन अभिक्रिया क्या है तो बड़े ध्यान से देखिए कि संकलन अभिक्रिया और इस अभिक्रिया को कई नाम देते हैं। हम इसे संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, हम इसे हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? हम इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी इसको नाम दे सकते हैं। तो देखिए, संयोजन कह दीजिए, संकलन कह दीजिए, हाइड्रोजनीकरण कह दीजिए, या फिर वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया कह दीजिए, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण किस प्रकार से होता है, आप इसे इन नामों से जान सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको ये रटना है, सिर्फ आप एक रिएक्शन जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा कि ये इतनी सारी बातों का मतलब है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर समीकरण लिखता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लियर। मैंने यहाँ लिखा निकिल और पैलेडियम, या तो निकिल ले लो या पैलेडियम ले लो। ये क्या है? उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही धीमे में संपन्न करवा देते हैं, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते, बट स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। तो देखिए, या तो निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अग्नि, क्या नाम है इसका? एथीन है। ठीक, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जैसे ही इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में निकिल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जब हाइड्रोजनीकरण होता है तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है। आपको पता है एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड और दो हाइड्रोजन दो बॉन्ड। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, यहाँ से आपको ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है, एक बॉन्ड तोड़ देना है, अर्थात एक बॉन्ड को हटा देना है, और इसे एक बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो देखिए CH3 और ये CH, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, क्योंकि बॉन्ड दोनों के बीच में से तोड़ा है मैंने। देखो, दोनों के बीच में से तोड़ा, तो दोनों के साथ ही मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक। तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण क्यों कहा? क्योंकि मैंने हाइड्रोजन जोड़ा। एक बात क्लियर हो? ठीक है, मैंने इसी अभिक्रिया को बोला कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और मैंने इसे संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्यों बोला? क्योंकि संकलन या संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पर कुछ जुड़ा है, क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा। अब मैं इसे वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया कहता हूं। तो आप समझ लीजिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। और वनस्पति घी के निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, वनस्पति तेल या वनस्पति घी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो इस प्रकार से वनस्पति तेलों का निर्माण, वनस्पति का निर्माण किस प्रकार से? ठीक है, मुख्य रूप से वनस्पति घी की प्रक्रिया। चले आगे देखिए। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर, हम अगर हमारे स्वास्थ्य की बात करें, हम हमारे हेल्थ की बात करें, तो बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेष्ठ है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेष्ठ है? अभी मैंने आपको बताया कि वनस्पति घी बन गया,
वनस्पति घी बन गए, वनस्पति घी। ठीक है, तो जैसे ही ये वनस्पति घी बन गया तो वनस्पति घी में क्या था, असंतृप्त सिंगल, इसमें क्या था, डबल। बस समझ में आई। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ये होता है मुख्य रूप से वनस्पति तेल। ये होते हैं वसा, जिसको मैं घी बोल रहा हूँ। घी क्या होता है, वसा ही तो होती है। जानतव्य, जानतव्य जंतुओं से प्राप्त होता है, जिसको अपन घी कहते हैं ना, जंतुओं से जो घी प्राप्त होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। तो सिंपल सी बात है कि जब कभी आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये जानतव्य वसा है, या जानतव्य वसा कह सकते हैं, आप असंतृप्त कह सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। ये क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ लें कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के हाइड्रोकार्बनों को श्रेष्ठ माना गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को। बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं वनस्पति तेलों में। तो बताइए वनस्पति तेलों और जानतव्य वसा, जंतु वसा की अपेक्षा कौन से श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं, मैंने बता दिया, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। चले आगे देखिए, एथेनॉल समझ में आ गया होगा। OH आ रहा है, कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, C2H5 क्यों लिख सकते हो, CH3 CH2OH क्यों लिख सकते हो। बात देखिए, थोड़ा बोल के लिख दिया मैंने एक जगह। क्लियर यहाँ तक। मैंने कहा एथेनोइक अम्ल, ध्यान से समझना, एथेनोइक अम्ल COOH आप बोल के लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। ये CH3 क्या नाम दे दिया मैंने इसे, एथेनोइक। एक्चुअली ये एथेनॉल है, इसको सामान्य नाम क्या देते हैं, बताओ क्या नाम देते हैं। सामान्य जो इसको नाम दिया जाता है वो देते हैं एल्कोहल। एल्कोहल और एल्कोहल आते ही आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अधिकांशतः इसका लोग जो दुरुपयोग करते हैं, जिसको ड्रिंकिंग में यूज में लेते हैं, वो एल्कोहल की हम बात करें। तो ये जो एथेनॉल है, ये एथेनॉल का मुख्य जो उपयोग है वो होता है टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप में, टॉनिक के रूप में आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें एक जहरीला पदार्थ होता है मेथेनॉल, मिला करके रखा जाता है ताकि लोग इसका दुरुपयोग न करें। इसमें स्पेशल प्रकार का रंजक मिला दिया जाता है, एक डाई कलर मिला दिया जाता है ताकि इसका दुरुपयोग को रोका जा सके। और एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मेथेनॉल होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही घातक होता है। अगर लोग जो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं तो ये क्या करता है कि जैसे ही लीवर में पहुंचता है तो लीवर में पहुंचते ही यह एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, इससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा एथेनॉल। एथेनॉल के उपयोग की हमने बातें की। एथेनॉल का कहाँ उपयोग होता है, एथेनॉल का जो उपयोग होता है कफ सिरप में होता है और टिंचर आयोडीन में होता है। इधर से और देखा जाए तो इसका टॉनिक बनाने में भी किया जाता है। लेकिन यदि बात करें यहाँ पर कि इसके दुरुपयोग को किस प्रकार से रोका जाता है, तो इसमें कलर या फिर जो ये हानिकारक पदार्थ ये मिला करके रखा जाता है ताकि लोग इसका सेवन नहीं करें। लेकिन फिर भी जो लोग इसका सेवन कर लेते हैं तो ये मैंने आपको बता ही दिया, एसिटाल्डिहाइड में चेंज होकर के ये क्या करता है, बॉडी को नुकसान करता है। ठीक है ना, ये रक्त में पहुँच करके एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। अब देखिए, ये जो एथेनॉल है इसका आजकल ईंधन के रूप में भी उपयोग हो रहा है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग
किया जाता है। ठीक है, अब ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है तो जो गन्ने का रस होता है, गन्ने का रस जिसको सीरा बोल देते हैं, गन्ने का रस, इस गन्ने के रस को फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा फर्मेंटेशन क्रिया करवाते हैं और फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा इसे किसमें चेंज किया जाता है, एथेनॉल में चेंज किया जाता है, जिसे पेट्रोल डीजल में मिला करके ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, जो एक श्रेष्ठ परिणाम देता है। ठीक है ना, तो वाहनों में किस तरीके से काम में लिया जाता है, गन्ना का रस जिसे सीरा कहते हैं, कह सकते हैं, या गन्ने का रस कह दो आपको डायरेक्टली कि गन्ने के रस में किण्वन, ठीक है ना, फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा उसको एथेनॉल में बदला जाता है और उसे पेट्रोल डीजल में मिला करके काम लिया जाता है। ठीक है, ये रही इसकी बात। अब एथेनॉल कंपनी की बात करें तो इसे खोल करके इस तरीके से लिखा और इसका सामान्य नाम हम क्या देते हैं, बताइए, इसको सामान्य नाम क्या देंगे हम, एथेनॉल कंपनी को। एथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखो एसिटिक अम्ल भी इसी को कह रहे हैं, ठीक है ना, और सर्दी के दिनों में ये जम जाता है। ठीक है, तो सर्दी के दिनों में जमने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोल देते हैं। ग्लेशियल, ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर, जहाँ भी ग्लेशियर जैसा शब्द आ जाता है तो एक बर्फ का क्या हो जाता है, मतलब पानी हिम के रूप में जम जाता है। तो क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने के कारण ये क्या हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोल देते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोला, एसिटिक अम्ल बोला, इसे एथेनॉइक अम्ल बोला। तो एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल हम इसे किस कंडीशन में नाम देंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एथेनॉइक अम्ल में अगर मान लो 3-4% इसका जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन, अगर हम इसमें 3-4% जल मिला देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाता है, जिसका उपयोग अचार, मुरब्बा आदि के परिरक्षण में किया जाता है। अब इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कब कहेंगे कि जब ये सर्दी के दिनों में जम जाता है तब हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल है, इनका ये बेसिक स्टडी था। ठीक है, और आगे हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो अध्ययन का विषय है वो रहेगा साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है, आप इन पर फोकस करिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, एक शब्द होता है समावयवता। क्या शब्द होता है, समावयवता, समावयवी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन लिखता हूं कि पेंटेन के कितने समावयवी है, तो मैं आपसे पेंटेन का पूछ रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप केवल पेंटेन का ही बना पाओ, ये रटना हो जाता है। आपको किसी भी प्रकार के अणु सूत्र को यहाँ पर दे दें, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन दे दें, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे इसे। और कुछ होते हैं टीचर की जो कुछ एग्जाम्पल बुक में होते हैं, सिर्फ उनको ही बता देते हैं और या फिर उनके बस इर्द गिर्द चलते रहते हैं। ठीक है ना, रटने का सिस्टम। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये समावयवी होते क्या है। ये पेंटेन होता है C2H, बताओ, आप ही बताओ कितने हैं। पेंटेन एन आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और जहां सिंगल बॉन्ड आता है वहां हाइड्रोजन कितना आता है, डबल करो, कार्बन 2 है तो डबल कितने हो जाएंगे, 4, 2 जोड़ 2 6 हो जाएंगे। तो ये किसका सूत्र हो गया, पेंटेन का। बोलो, हमें हम मत करिए, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2,
तो 2 को पेंटेन थोड़ी कहते हैं, 2 को तो क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। डबल करके 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, एथेन हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिए पेंटेन का क्या होता है, 5 होता है। डबल करो 10, 2 जोड़ो 12। तो पेंटेन का अणु सूत्र क्या हो गया, ये इसका अणु सूत्र हो गया। बात समझ में आ रही है? मैंने इसे क्यों लिख दिया 1 2 3 4 5, बताओ कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। पहला मैंने क्यों लिख दिया, हाइड्रोजन लगा दो, आप कहेंगे 3, यहाँ लगा दो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3। तो इस अणु सूत्र को आपने खोल के दिखा दो, यूं लिख दिया, ठीक है। आपको इसे यूं भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4, आप कार्बन लगा सकते हैं CH3 CH3, ये CH CH2 CH3, ये भी तो लिख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसे भी लिख सकते हैं। और भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप इसे यूं भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4, और ये यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप इसे 1 2 3 4 5 ले लीजिए। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं CH3 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 CH3, लिख सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 12। ये लीजिए यहाँ भी कितने हैं, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। यहाँ भी कितने, 3 3 6 3 9 10 11 12, C2H सॉरी C5H12, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तीनों में अणु सूत्र समान है, लेकिन इनकी जो संरचना है वो बताओ समान है क्या, असमान है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 1 1 2 3, ये क्या है, समावयवी। और ये जो लिखने का जो एक तरीका है, ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो ये गुण है, उसको हम क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि समावयवता या समावयवी क्या होते हैं, किसे कहते हैं समावयवता, जिसके अणु सूत्र समान हो बट संरचना सूत्र अलग अलग हो। संरचना अलग हो, अणु सूत्र समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समावयवी। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, समावयवता। आगे बात समझ में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, अब 3 के अलावा कोई चौथा नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। इसलिए पेंटेन के कितने समावयवी हो गए, 3 समावयवी हो गए। और यदि आप कहें सर हम तो चौथा भी बना सकते हैं इसका, तो आप मुझे बना के बताना, ठीक है ना। इनके अलावा अगर कोई बन जाता है तो मुझे बना के आप बताना। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जी आपने इस वाले कार्बन को यहाँ जोड़ा, तो हम इसको यहाँ भी तो जोड़ सकते थे। तो बात तो वही है ना, इधर से देखो 1 2 नंबर पे जुड़ रहे हैं, जब आप इसको यहाँ से हटा करके यहाँ जोड़ेंगे तो ये 2 नंबर पे आ गया, तो बात तो वही हुई ना। तो इसलिए ये इस तरीके से लिखना चाहे इस तरीके से लिखना, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गया। तो समावयवी या समावयवता क्या है, अब आप लिख सकते हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर आपको मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में बताऊंगा, और फिर आप मिलान करना। मैंने कहा ब्यूटेन, आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, C4H10 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अणु सूत्र समान होता है, लेकिन संरचना जब अलग अलग होती है तो हम उसे संरचनात्मक या संरचनात्मक समावयवी कहते हैं।
ठीक है ना। समावेयता अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके यहाँ पर केवल और केवल 1-2-4 एग्जाम्पल की चर्चा की है। संरचनात्मक समावेवी वो भी केवल हाइड्रोकार्बन, कौन सा, सिंगल, ठीक है ना। पर तो ब्यूटेन का आपको बताना है कि समावेवी क्या होता है। अब मैं आपसे एक अगले एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चन देता हूं, जो अभी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में करना है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से लिखी। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपसे कि ये होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ये आपको एग्जाम्पल जो है आपको कहीं आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, कोई पासबुक में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस तरीका होना चाहिए कि मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, करना आपको, ठीक है। सबसे पहले संरचना खोल के लिखोगे, ये लीजिए, ठीक है। ये तो एक अम्ल का हो गया, H का मतलब ये लीजिए HH, ठीक है। हिंट आपको फिर मैं दोबारा से दे देता हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ। जब कभी हाइड्रोजन आता है तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है, तो डबल बॉन्ड कार्बन आता है, तो 4 बॉन्ड लेकर आते हैं, अर्थात इनके साथ में ये बॉन्ड आता है। एक बॉन्ड हटने का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हटने का मतलब 4, 3 हटने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आप करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको समझाऊं, इसका एक्सप्लेनेशन करूं, तब आप इसका मिलान कीजिए, ठीक है। और आराम से पढ़िए, आपके किसी प्रकार का कोई बोधरेशन लेके नहीं पढ़ना है। मान लो कि मेरे ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको वीडियोस मिल रहे हैं, आपको मान लीजिए वॉइस समझ में नहीं आ रहा और प्रॉब्लम आ रही है, मान लो थोड़ा बेसिक से है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसे ही ऑफलाइन आएगी तो सारी चीज़ें सब कुछ समझना आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिमाग में किसी प्रकार का कोई बोधरेशन रखना है, और बहुत अच्छे ढंग से आपको ये साइंस समझ में आने वाली है, ठीक है। डोंट वरी, जय हिंद।